नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिजिटल ई शिक्षा। आज से हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पर। और आज से जो हम नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है इंग्लिश। हम बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि इंग्लिश टफ है इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं। बट मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे पढ़ें। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुराने साल के कुछ पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी, इंग्लिश की प्रिपरेशन आज से। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स यानी कि अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। अगर हिंदी में बताएं तो निर्धारक। डिटरमाइनर्स को क्या कहते हैं? निर्धारक। संज्ञा से पहले प्रयुक्त शब्द जो संज्ञा की प्रयोग विधि को निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स को हिंदी में बोलते हैं निर्धारक, जो निर्धारित करते हैं कि संज्ञा की प्रयोग विधि क्या है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? हैव यू गॉट डैश शुगर। अब हमें बताना है इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हम जब क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एनी का। जब भी ये ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्नवाचक की बात की जाए या क्वेश्चन मार्क की बात करी जाए तो हम किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। तो हैव यू गॉट, आंसर क्या हो जाएगा? एनी। हैव यू गॉट एनी शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई एम नॉट फ्री टुडे बट डैश सर्टेनली सी यू टुमारो। मैं आज फ्री नहीं हूं बट आपको मैं कल मिल सकता हूं। सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं? सामर्थ्य की। ये कि मैं आज फ्री नहीं हूं बट मैं आपको कल मिल सकता हूं। सपोज अगर हम बात करते हैं कि मैं आपके लिए पानी भर सकता हूं, आई कैन फिल वाटर, तो हम क्या बात कर रहे हैं? कैन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सामर्थ्य की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा आपके लिए कर सकता हूं। इसी सेंटेंस में भी ऐसी ही बात हो रही है, आई एम नॉट फ्री टुडे बट आई कैन सर्टेनली सी यू टुमारो। मैं आपको कल मिल सकता हूं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब सबसे पहले क्या आता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द। अब ए एन का आर्टिकल सबसे पहले क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपके आते हैं द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। तो अब ए और एन का यूज कहाँ करते हैं और द का यूज कहाँ करते हैं ये बता दूं कि ए और एन का यूज करते हैं जहां पे निश्चित व्यक्ति वस्तु को नहीं बताते, जहां पे हम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात नहीं करते वहां हम यूज करते हैं ए और एन का। और जहां पे हम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात करते हैं यानी कि निश्चित चीज की बात करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं द का। अब ए कहाँ यूज करते हैं और एन कहाँ यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ए कहाँ यूज करते हैं? जहां पे व्यंजन की ध्वनि आ रही हो, जैसे अगर, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। अक्सर जब हम बात कर रहे हैं, हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि एन कहाँ आता है? वॉवल्स के आगे आता है। वॉवल्स मतलब ए ई आई ओ यू के आगे हमारा एन आता है। बट एक चीज माइंड कीजिएगा कि एन कहाँ आता है? एन आता है जहां पे स्वर की ध्वनि आ रही हो। अब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी को अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं यू। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा व्यंजन। तो इसमें क्या आएगा? इसके आगे आएगा आ यूनिवर्सिटी। ये ध्यान रखिएगा,
ए यूनिवर्सिटी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ये हो जाएगा यू या क्या होता है? व्यंजन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आई यूनिवर्सिटी। अब दा कहाँ पे यूज करते हैं? दा वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हो, उसके आगे हम क्या किसका यूज करते हैं? दा का। जैसे संसार की किसी अद्भुत वस्तुओं के नाम से पहले दा आता है, जैसे द अर्थ, द मून, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसके आगे कोई निश्चित चीज हो, उसके आगे किसी पर्सन का, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम हो, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? हम दा का यूज करते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे पर्सन आ गया, एक विशिष्ट पर्सन आ गया आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वॉज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। अब यहाँ पे मून मैंने आपको बताया था कि हम एक निर्धारित, एक अद्भुत वस्तु की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले हमारा आ जाएगा दा, और एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसके पहले भी हमारा आ जाएगा दा, यानी कि इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। नेक्स्ट, फिर आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आया। हम आर्टिकल छोड़ देते हैं या इंग्लिश छोड़ देते हैं, बट बहुत इजी है इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना। अगर हम आर्टिकल ही पढ़ लें, ए एन दा का यूज पढ़ लेंगे, कहाँ पे ए कैसे दा का यूज करेंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे, तो हम बहुत इजीली एटलीस्ट 3-4 मार्क्स तो हम लेके ही आ सकते हैं। यू नो व्हाट, वी कांट अफोर्ड टू लूज एनी मार्क्स इन द एग्जाम पेपर। हम जितना ज्यादा कोशिश करें, हम उतनी ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए मैं तैयारी करा रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इतना टफ नहीं है इंग्लिश। आप गिने चुने टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कि इंग्लिश इज नॉट सो टफ, वी कैन सॉल्व इट एंड वी कैन ब्रिंग द मार्क्स इन इंग्लिश टू। अब हमारा नेक्स्ट है फिर आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डॉक्टर सेज दैट माइन इज डैश होपलेस केस, ही सेज दैट आई शुड लिव इन डैश ओपन एयर। अब मैंने क्या बताया था कि जब ए कहाँ यूज करते हैं और एन कहाँ यूज करते हैं, जब स्वर संधि और व्यंजन संधि से ही हम डिस्टिंग्विश करेंगे, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि से हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कहाँ हम क्या करेंगे। अब एच आ रहा है, हा आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है? व्यंजन ध्वनि आ रही है, मतलब इजीली हम गैस कर सकते हैं कि एच आ रहा है, होपलेस आ रहा है, और यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है? व्यंजन की ध्वनि आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और ही सेज दैट आई शुड लिव इन डैश एयर। अब एयर की बात हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं हम। पर्टिकुलर की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? द, मतलब आई शुड लिव इन द ओपन एयर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। The doctor says that mine is a hopeless case. He says that I should live in the open air. Choose the appropriate propositional phrase for the given sentence. अब propositional phrase क्या होता है, तो सबसे पहले जान लें कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन यानी कि one of a small but very common group of words that relate different items to each other. वह होता है, प्रपोजिशन क्या होता है, जब दो चीजों को, दो सेंटेंस को आपस में जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ प्रपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर जो प्रपोजिशन भी ले और उसका ऑब्जेक्ट भी ले, उसे हम कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। अब इनका क्वेश्चन है कि द कार ड्राइवन बाय रवि वेंट डैश एंड हिट द लैम्प पोस्ट। अब हम कोई कार चला रहे हैं, तो कब हम किसी चीज सेट करेंगे? जब उसकी स्पीड बहुत हो या हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए। द कार ड्राइवन बाय रवि वेंट डैश एंड हिट द लैम्प पोस्ट। विथ कंट्रोल रहेगी तो कहाँ से हमारा? विथ कंट्रोल में तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल के संग में है तो वो जाके कहीं पे टकराएगी तो नहीं। फिर ऑन कंट्रोल भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो कंट्रोल की बात हो रही। अब हो गया ओवर कंट्रोल। ओवर कंट्रोल नाम का कोई शब्द नहीं होता। अब यह हमारा, इससे हम बता सकते हैं कि हमारा आउट ऑफ कंट्रोल सही हो जाएगा। The car driven by Ravi went out of control and hit the लैम्प पोस्ट। जो कार रवि ड्राइव कर रहा था वो कंट्रोल से बाहर चली गई और उसने लैम्प पोस्ट को हिट कर दिया। इसलिए कहते हैं वाहन धीरे चलाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रपोजिशन मैंने आपको बता दिए, जो दो सेंटेंस को रिलेट करे वो कहलाते हैं प्रपोजिशन। या अब ये क्वेश्चन है, अब मैसूर इज डैश इन कर्नाटका। अब इन और ऑन का यूज बता देती हूँ आपको। इन यानी कि वो बता रहा है इनसाइड, शब्द ही बता देगा कि इनसाइड। और ऑन यानी कि मतलब किसी चीज के ऊपर, अब ठीक है। अब मैसूर इज इन कर्नाटका, इज इन कर्नाटका क्यों आएगा मैं आपको बता दूं। इज इन बाय तो आएगा नहीं, एट ऑन तो है नहीं। ऑन यानी कि अगर कोई चीज या फिर टेबल पर रखी है, जैसे एक चश्मा है वो टेबल पर रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि अ गॉगल इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर रखा है तो अ गॉगल इज ऑन द टेबल। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन क्यों आएगा इनसाइड, क्योंकि मैसूर कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटका राज्य में सिचुएटेड है। किसके अंदर सिचुएटेड है, कर्नाटका स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। तो मैसूर इज इन कर्नाटका। नेक्स्ट इज चूज द अप्रोप्रिएट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब नाउन क्या होती है, हिंदी में पढ़ी थी संज्ञा क्या होती है, इंग्लिश में पढ़ेंगे नाउन क्या होती है। पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब इसका क्वेश्चन है वी यूज अ लिटिल डैश इन आवर कुकिंग। तो वाइली, तो हम क्या, जब हम कुक करते हैं तो हम अक्सर, हमें भी पसंद होती हैं तेल की चीजें, पूड़ी पराठे सबको पसंद होते हैं। तो वी यूज अ लिटिल डैश इन आवर कुकिंग। तो ऑयल्स नहीं आएगा, ऑयली नहीं आएगा, ऑयली नहीं आएगा। हम क्या यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग यूज करते हैं, इसलिए ये आएगा हमारा ऑयल। नेक्स्ट इज चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखो मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। ए एंड द, तीन चीजें आपको कम से कम इसी पेपर में, मैंने अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन है जो आर्टिकल के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ। तो एक टॉपिक, जस्ट अ स्मॉल टॉपिक कैन गिव यू मोर देन 3 to 4 मार्क्स। तो अगर हम एक स्मॉल टॉपिक को पढ़ लें तो हमें 3 से 4 नंबर तो पक्के हैं। वो भी क्या, ए एंड द कहाँ आता है, ये हम पढ़ लेंगे तो हमारे पता 3 से 4 नंबर तो पक्के ही। और मैंने आपको कहा था वी कांट अफोर्ड टू लूज अ सिंगल मार्क। हम उतना करना चाहिए, हम इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम ये सोच के जाएं कि हमारे मार्क्स कहीं से नहीं कटेंगे, तब जाके थोड़े बहुत कट जाते हैं। The helicopter landed on dash roof of dash building alarming dash residents। अब एक हेलीकॉप्टर है, काय पे लैंड हुआ, रूफ पे मतलब छत पे लैंड हुआ, फिर बिल्डिंग और फिर रेसिडेंट्स। ये तीन चीजें आ गई हमारे पास, ऑप्शन है ए एंड द, और मतलब उनसे रिलेटेड आपके पास इतने सारे ऑप्शन रहेंगे। अब हेलीकॉप्टर काय पे लैंड हो रहा है, एक निश्चित जगह लैंड हो रहा है, छत पे लैंड हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम किसी निश्चित चीज की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, वहां पे क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। निश्चित वस्तु बताने के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। फिर ऑफ, एक बिल्डिंग आ गई, मतलब बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है, तो एक बिल्डिंग आ गई, ऑफ अ बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। बिल्डिंग क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा काय का स्वर क्या आ रहा है, फिर उसमें व्यंजन संधि की, व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो ए आ गया। अलार्मिंग रेसिडेंस, अ हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग अलार्मिंग द रेसिडेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा फिर रेसिडेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हिंदी में क्या होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। टेंसेस आर द इम्पोर्टेंट की ऑफ इंग्लिश। अगर हम टेंसेस पढ़ लेंगे तो हम इंग्लिश बोलना भी अच्छे से सीख जाते हैं, और इंग्लिश से कैसे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से वो भी हम करना सीख जाएंगे।
टेंसेस के ऊपर मैं एक लेक्चर जरूर अलग से लेके आऊंगी, क्योंकि टेंसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वास्ट टॉपिक भी है, तो मैं एक लेक्चर आपको टेंसेस के ऊपर डाल दूंगी, वो आप वहां से डीपली पढ़ लीजिएगा। बट अभी क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे कैसा टेंस यूज करेंगे। अब इनने बोला है कि आई डैश नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर, मैंने उसको आज से पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। अब हैव, हैज, ये कहाँ पे यूज होते हैं? जब हम आई, वी, यू या फिर किसी प्लूरल यानी कि दो या दो से अधिक उनकी बात कर रहे हैं, तो हम काय का यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। ही, शी, इट, नेम के आगे काय का यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। आई के संग में काय का यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। और ही, शी, इट के सामने काय का यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे आई आ गया, तो आई हैव, मैंने बता ही दिया, रूल ही होता है कि आई के संग में हैव आएगा। तो आई हैव नेवर सीन हिम दिस हैप्पी बिफोर, ये काय का सेंटेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें आते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the appropriate form of the adjective to complete the sentence। अब adjective क्या होते हैं? words that describe qualities or states of being of nouns, मतलब नाउन मैंने बताया था, नाउन क्या होते हैं? नाउन की क्वालिटी को जो बताएं वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव। मतलब a word that describe the quality of the noun is called adjective। अब इनने बताया कि द डैश पुलिस स्टेशन इज 5 miles अवे, नियर, नियरेस्ट, नियरर, नियरिंग, इनके ऑप्शन है नियरर, नियरेस्ट, नियरिंग, नियर। मतलब जो हमारा सबसे पास वाला पुलिस स्टेशन है वो कितना दूर है? 5 miles दूर है। मतलब सबसे पास, सबसे की बात करेंगे तो द नियरर पुलिस स्टेशन तो आएगा नहीं, तो ये आएगा आपका सबसे पास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा आपका नियरेस्ट। क्या आ जाएगा? नियरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द राइवलरी डैश द टू ग्रुप्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इलेक्शन। राइवलरी मतलब दो पक्षों के बीच में वाद विवाद या लड़ाई कब बढ़ गया? जब इलेक्शन के बाद और भी बढ़ गया। अब दो की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बिटवीन और अमोंग में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। जब किसकी बात कर रहे हूं? जब हम दो लोगों या दो पक्षों की बात कर रहे हो तो हम बात करते हैं बिटवीन की, और जब हम दो या दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अमंग की। तो अब दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं? दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? बिटवीन। द राइवलरी बिटवीन द टू ग्रुप्स increased after the election। Choose the appropriate। This is the fourth question related to article। मैंने बोला था we can easily gain 3 to 4 marks just learning a simple word a and the। इन तीन वर्ड्स को याद करके हम कितना, मतलब ये चौथा क्वेश्चन, इसी पेपर का चौथा क्वेश्चन है ये आर्टिकल से रिलेटेड। तो इनका फिर आ गया ए एंड द का यूज। तो आई फाउंड द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, आई टुक ओनली डैश राइप वंस। राइप का मतलब पका हुआ, मैंने केवल पके हुए निकाले, मैंगोज जो पके हुए थे वो निकाले। अब आई फाउंड द बास्केट, बास्केट में किसकी ध्वनि आ रही है हमारे पास? बास्केट में हमारे पास आ रही है व्यंजन की ध्वनि। व्यंजन के आगे क्या लगाते हैं हम? व्यंजन के आगे हम लगाते हैं ए। I found a basket full of mangoes in the kitchen. I took only dash ripe ones। मतलब वो पर्टिकुलर मैंगोज की बात कर रहे हैं कि मैंने कौन से मैंगोज निकाले? मैंने केवल पके हुए मैंगोज निकाले। हम निश्चित चीज की बात कर रहे हैं कि पके हुए ही निकाले, मैंने और कोई नहीं निकाले। तो जब निश्चित की बात करते हैं तो निश्चित के आगे हमारा लग जाता है द। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। I found a basket full of mangoes in the kitchen. I took only
द राइट वंस। इसका मतलब है मैंने एक किचन में एक मैंगो से भरी बास्केट मिली और मैंने कौन से निकाले, उनमें से केवल पके हुए मैंगोस निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस यूजिंग अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन मार्क। He hasn't returned from his trip. नकारात्मक वाक्यों की जब बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब उनने पहले ही ये लिख दिया है, हम बाद में इनने पहले ही लगा दिया हैज नॉट। हम जब क्वेश्चन टैग में बदलते हैं तो हम नॉट लगा देते हैं, हैज नॉट, हैव नॉट। अब उनने पहले ही लिख दिया कि ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम दिस हिज ट्रिप। अब उनने पूछा इसको क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वो अभी तक ट्रिप से नहीं लौटा है। क्या वो लौट आया या क्या वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, he hasn't returned from his trip, has he। Option number 1. Next question is choose the option with the appropriate punctuation inserted in the given sentence. The sentence is he asked me whether I had written the letter. He asked me whether I had written the letter. अब इसमें पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ पे आएंगे, पंक्चुएशन मार्क्स मतलब कि कॉमा, फुल स्टॉप, ये हो गए हमारे पंक्चुएशन मार्क। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने लेटर लिख दिया। He asked me whether I had written the letter. इसका हमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क्स की जरूरत नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क, ना ही कोई कॉमा, ना ही कोई फुल स्टॉप। तो ही आखिरी में उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि क्या मैंने लेटर लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विद appropriate punctuation inserted in the given sentence. The sentence is the manager explained what to do. We did not know where to go. हमें मैनेजर ने बताया था कि हमें क्या करना है, उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। मतलब हमें मैनेजर ने बताया कि हमें क्या करना है, ये एक हो गया, और फिर उसके बाद भी हमें नहीं बना कि हमें कहाँ जाना है, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब होगा दो द मैनेजर एक्सप्लेन्ड व्हाट टू डू, उसके बाद क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा, वी डिड नॉट नो वेयर टू गो। हमें मैनेजर ने बताया कि क्या करना है, बट स्टिल हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। द मैनेजर एक्सप्लेन व्हाट टू डू, वी डिड नॉट नो वेयर टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। द डॉग्स डैश ऑल नाइट एंड डैश अस अवेक। डॉग्स क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के साथ, रूट वर्ड के साथ क्या लग जाता है, ईडी लग जाता है। जब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो क्या होता है, रूट वर्ड प्लस ईडी, इट्स प्लस ईडी। मतलब हमने आपको बता दिया पास्ट टेंस की, मतलब वो रात में ऐसा कुत्ता कुछ कर रहा था जिसके कारण हम पूरी रात नहीं सो पाए। मतलब द डॉग्स क्या किया, डॉग्स ने हाउल्ड, ईडी आएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट के संग में हम ईडी लगा देते हैं। तो द डॉग्स हाउल्ड ऑल नाइट एंड केप्ट अस अवेक। केप्ट क्यों, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें ये वाला फॉर्म लगेगा। Next question is choose the correct form of the verb that is in agreement with the subject. The course dash a holistic approach to learning. ये कौन सा सेंटेंस है, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम काय का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस काय का यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं, या एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो इसमें सिंपली हम बोल सकते हैं द कोर्स ऑफर्स a holistic approach to learning. Next question is choose the correct form of tense from the given options. The chief minister dash the new metro station tomorrow. क्या होगा, chief minister dash the new metro station tomorrow. chief minister CM कल
इनॉग्रेट करेंगे। अब कल की बात कर रहे हैं तो कल इनॉग्रेट करेंगे मतलब विल आएगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो द चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द न्यू मेट्रो स्टेशन टुमारो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। Next in the last question for the day is spot the error in the given sentence. All children is playing on a beach happily. All children मतलब हम समूह की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बीच पर खेल रहे हैं, खुश होके बीच पर खेल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बीच, और इन्होंने क्या लिखा है, इज प्लेइंग ऑन द बीच। तो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, हमारी ये एरर हो जाएगी। तो हमारी कौन सा एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑल चिल्ड्रन, इसकी जगह पे क्या आएगा, आर आएगा। ऑल चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बीच हैप्पीली। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे हमारे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के, जो आपको बता दिए मैंने कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इनके लिए मैं आपको डेली कोई कोई पेपर्स लेके आऊंगी और सॉल्व कराऊंगी, और आप इतनी ही प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। इंग्लिश इज नॉट टफ एज वी थिंक। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्ट कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा डाउट है, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए ये टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल दैट टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।